रीबर्थ ऑफ माई लॉयल किंग एपिसोड 6 उदयपुर जसवंत भवन। तिमिर के कमरे में जब ओस की आंख खुली उसने बेड पर खुद को अकेले पाया। उसे याद था तिमिर तो उठकर जा चुका था पर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उठकर जाए, इसीलिए वो सो चुकी थी। ओज उठी और अपने कपड़े पहने और वापस बेड पर बैठ गई। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, शायद लगातार तिमिर का साथ देते रहने की वजह से। ओज ऐसे ही बैठी थी कि उसके कमरे में आते हुए गजरा ने कहा, बहुरानी सा, रूही को हमने खाना खिलाकर सुला दिया है। और वो बोलते बोलते रुक गई। जब उसने ओस को ऐसा उतरा हुआ चेहरा लेकर बेड पर बैठे देखा, वो उसके करीब आते हुए बोली, क्या हुआ बहुरानी सा, आप ठीक हो ना? कुछ हुआ है? ओज ने सिर उठाकर उसे देखा और धीरे से बोली, क्या मुझे एक पेन किलर मिल सकती है प्लीज? गजरा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और इधर उधर फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढते हुए बोली, हम अभी दे देते हैं, पर आपको दर्द कहाँ हो रहा है? ओस को समझ में नहीं आया कि उसकी बात सुनकर क्या कहे। उसने अपने पैर बेड पर ले लिए हैं और अपने घुटनों को सीने से लगाकर बैठते हुए बोली, पूरे शरीर में, रूह में, दिल में, दिमाग में, हर जगह दर्द हो रहा। उसकी बात सुन गजरा ने पलटकर देखा तो ओस खुद में ही सिमट कर बैठी थी। गजरा कहीं ना कहीं समझ रही थी कि क्या हुआ होगा। उसने लाकर पेन किलर ओस को देते हुए कहा, आप इसे ले लो, आपको आराम मिलेगा। उसने वहां रखा पानी का ग्लास उठाकर ओस को दिया। ओज ने दवाई ली और खिड़की की तरफ देखने लगी। नीचे से आवाजें आ रही थी, काफी लोगों की, और शायद कोई चिल्ला भी रहा था। वो उस तरफ देखते हुए बोली, गजरा, नीचे कौन है? कोई आया है क्या? गजर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, क्या बताऊं बहुरानी सा, जानवरों के खाने में किसी ने जहर मिला दिया है। सारे जानवर नींद में है, उठने का कोई नाम नहीं ले रहा। डॉक्टर साहब की पूरी टीम आई है, उन्होंने चेक किया तो बताया कि चारे में शहर था। अब तिमिर सा और जसवंत सा की लड़ाई चल रही है। तिमिर सा का कहना है कि डॉक्टर ने सही से चारे को चेक ही नहीं किया था, तभी तो बिना लेबोरेटरी के चारा यहां आया और जानवरों की ये हालत है। वही जसवंत सा का कहना है कि डॉक्टर उनके जान पहचान वाले हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो तिमिर सा ने लेकर अब उस डॉक्टर पर केस कर दिया है, पर डॉक्टर का कहीं अता पता ही नहीं है। और उसके पीछे अब जब पुलिस डॉक्टर का पता लगाने गई तब पता चला कि डॉक्टर कई उल्टे काम करता था। डिग्री भी शायद किसी और को दे रखी थी और 2-3 रेप केस में भी पकड़ा गया, पर अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। नीचे पुलिस भी आई हुई है, डॉक्टर की टीम भी है, तिमिर सा है, जसवंत सा भी, और यही बहस चल रही है बस। उसकी बात सुन ओज हैरान रह गई। वो खुद में ही बोली, भला जानवरों से बदला किसने लिया होगा? कितने बुरे लोग हैं यहाँ पर, जानवरों को तक नहीं छोड़ा। उसकी बात सुन गजरा 2 पल चुप रही और बोली, बहुरानी सा, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। ओज ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा और हाँ में सिर हिलाया। तो गजरा उसके एकदम करीब जाकर बैठी और बोली, आप किसी को बताइएगा नहीं? ओज 2 पल रुकी और बोली, तुम बताओ तो सही हुआ क्या है? गजरा ने उसे एक उम्मीद लिए देखा और बोली, हमने तिमिर सा को बातें करते हुए सुना था चरवाहों से। वो जहर की ही कोई बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कितने जहर से कितना नुकसान हो सकता है। और उसके कुछ देर बाद ही जानवरों के डॉक्टर आ गए और चेक करने लगे। कहा कि यहाँ से फोन आया था, जब चेक किया तो सच में जानवरों को जहर दिया हुआ था। उसकी बात सुन ओस का शक भी सीधा तिमिर पर गया कि कहीं तिमिर में ही तो ये सब नहीं किया। पर फिर वो खुद में ही बोली, पर वो ऐसा क्यों करेगा? जानवर तो उसके खुद के हैं। अभी वो बोली ही थी कि गजरा ने कहा, तिमिर सा जसवंत सा को बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो उन्हें सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वैसा ही जसवंत सा का भी है, वो भी तिमिर सा को अपने काबू में करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ओज ने उसकी तरफ देखा और सोचते हुए बोली, पर ये दोनों एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? सगे दादा पोते ही है, फिर प्यार क्यों नहीं है दोनों के बीच? ऐसी कौन सी जंग चलती रहती है जिसमें हमेशा हार जीत का खेल लगा रहता है? गजरा उसकी बात सुन चुप हो गई और 2 पल रुक कर बोली, ये बात तो आपको तिमिर सा का खुद बताएं, उसे में हम सब की भलाई है और मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब जानना चाहिए। वो सब तो बीती बातें हैं, नया आज और आने वाला कल तो अलग है। अच्छा मैं चलती हूँ। वो इतना बोल वहां से चली गई और ओस खुद में ही सोचने लगी, क्या सच में तिमिर ने ही जानवरों को जहर दिया है? वो यही सोचकर अपनी जगह से खड़ी हुई। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वो तिमिर को झेल नहीं पाती थी। धीरे धीरे उसे भले ही आदत लग रही थी, पर उसका शरीर जो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो कमजोर होती जा रही थी अंदर से। जिस बात का अंदाजा उसे भी था पर वो बाहर दिखा नहीं रही थी। वो धीमे कदमों से चलकर नीचे आए तो देखा एक तरफ पुलिस खड़ी थी और दूसरी तरफ से तिमिर और जसवंत सा साइड में दूसरे से बात कर रहे थे।
ओस सीधा तिमिर और जसवंत सा की तरफ बढ़ गई। तो तिमिर जसवंत सा को बोल रहा था, आपको सच में लगता है कि आप उस 2 कौड़ी के डॉक्टर को बचा लेंगे? कोशिश करके देख लीजिए। मुंह की ना खाई तो मेरा नाम भी तिमिर धनराज गिल नहीं। उसकी बात सुन जसवंत सा ने कहा, हम जानते हैं तुम हमारा एक और मोहर खत्म करना चाहते हो, पर कान खोलकर सुन लो। हम अच्छे से जानते हैं कि उत्सव ने कुछ नहीं किया है और उसे बेगुनाह साबित करके ही रहेंगे हम। तुम्हें जितनी चालें चलनी है तुम चलो। इसी बात पर तिमिर ने इविल स्माइल के साथ में उन्हें देखा और बोल, चाले चलना आपका काम, मैं तो बस उन चलों का जवाब देता हूँ। वैसे अच्छा लगेगा ना मुझे जब आपका एक और कदम जमीन से होते हुए आसमान की तरफ जाएगा, जब आपके पैरों तले थोड़ी सी जमीन और खींच जाएगी। और पता है ये कैसे होगा? वो 2 पल रुका और पुलिस की तरफ देखकर ऊंची आवाज में बोला, ढूंढो जाकर उत्सव बजाज को। रेप केस, जानवर को जहर देना और फेक डिग्रीज चलाने के इल्जाम है उसके ऊपर और वो फरार है। उसकी बात सुन इंस्पेक्टर ने कहा, एक टीम भेज दी उसके पीछे, देखते हैं वो पता लगा पाते हैं तो। अगर उन्हें भी पता नहीं चला तो हमारा काम होगा उत्सव को ढूंढना। हम लेकर आएंगे और उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। वो ये बोल वहां से चले गए और अब वहां पर वो चरवाहे तिमिर और जसवंत सा थे। तिमिर ने उन लोगों की तरफ देखा और उन्हें जाने का इशारा किया। जानवरों का इलाज तो हो चुका था, वो ठीक भी थे, पर फिर भी तिमिर अपनी चाल चल चुका था और जसवंत सा अच्छे से जानते थे कि ये सब तिमिर का किया धरा है। वो उसे देख रहे हैं कि अनायास नजर उसके पीछे खड़ी ओस पर चली गई और वो 2 पल रुककर मन ही मज बोले, बताओ, हमारा एक मोहर खत्म करने की चाल चली ना तुमने? हम तुम्हारा पूरा खेल खत्म करने की चाल चलकर बैठे हैं, देखते हैं इस खेल से तुम कैसे बचते। वो 2 पल रुके और फिर बोले, जो करना है करो, जो सही है वो सामने आ ही जाएगा। और वो ये बोल वहां से चले गए। उन्हें जाता देख तिमिर मन ही मन बोला, होता है सांप शांत नहीं रह सकता, जरूर कुछ ऐसा करके बैठा है जिससे आगे का काम भी हो चुका है और अभी कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। वो सोच ही रहा था कि पीछे से ओस की आवाज आई, ये सब तुमने किया है? और उसकी आवाज सुनते ही तिमिर के चेहरे पर वही शातिर मुस्कान लौट आई। वो उसकी तरफ पलटा और अपने दोनों हाथ जब में डालते हुए बोला, हाँ मैंने किया, क्यों कोई सफाई चाहिए? ओज उसे हैरानी से देखती रही और फिर वैसे ही बिना किसी भाव के बोली, और तुम मुझे सफाई दोगे? अच्छा मजाक है। उसकी बात सुन तिमिर ने अभी भी मुस्कुराते हुए कहा, तो मान कर देखो, क्या पता दे दूं। अब ओज भी पीछे नहीं हटाना चाहती थी। उसने 2 कदम तिमिर की तरफ बढ़ाए और बोली, तो दो सफाई, क्यों किया ये सब? जानवरों की क्या गलती थी? उन्हें जहर देकर, उन्हें तकलीफ देकर क्या मिल गया? वो तो तुम्हारे अपने हैं, फिर क्यों? तिमिर उसे 2 पल ऐसे ही शांति से देखता रहा और फिर बोला, इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, मेरा खुद का साया भी नहीं। जो अंधेरे में साथ छोड़ दे वो अपना कहाँ से हुआ? तो जब मेरा साया ही मेरा सगा नहीं है तो मैं किसी और की क्या उम्मीद करूं? रही बात क्यों किया, तो वो फिर कभी। वो इतना बोल वहां से जाने को हुआ कि ओज में एकदम से उसका हाथ पकड़ कर कहा, कब तक ऐसे सबको तकलीफ देते रहोगे? आखिर ऐसी कौन सी नफरत है तुम्हें उनसे, जो तुम उन्हें सजा देने के लिए हर एक को तकलीफ पहुंचा रहे हो? तिमिर के कदम रुक गए। उसने पलटकर ओस की तरफ देखने के बजाय एकदम से अपना हाथ आगे की ओर खींचा और ओस पूरी खींचकर उसके सामने आ गई। वो हैरानी से तिमिर को देखती रही और तिमिर ने उसे वापस अपनी तरफ खींचा। इस बार ओस सीधा उसके सीने से जाकर आई और दोनों हाथ उसके सीने पर आ गए। तिमिर ने अपनी पकड़ कसते हुए उसके कान के पास चेहरा ले जाकर कहा, मुझे जानना और पहचाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, तो अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दो कि तुम मुझे समझ पाओगी, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। तिमिर धनराज गिल को समझना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। उसने एकदम से ओस को छोड़ा और एक कदम पीछे हुआ। ओस कुछ नहीं बोल पाए, वो बस उसे बिना किसी भाव के देखने लगी और तिमिर वहां से चला गया। उसे जाते देख ओस खुद में ही बुदबुदाई, तुम्हें कोई समझ नहीं सकता, पर फिर भी सफाई दे रहे हो। बहुत गलत हो पर अलग नहीं हो, इंसान ही हो। अगर चोट लगेगी तो खून ही आएगा, रोना आएगा तो आंसू ही निकलेंगे, और मैं पता लगा कर रहूंगी कि तुम्हारी ऐसी कौन सी नफरत है जो हम सबको तकलीफ दे रही है। क्यों ऐसे हो तुम? और शुरुआत होगी तुम्हारे सबसे करीबी चीज से। उदयपुर आरवी अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था और तभी इनरा अपना लगेज लेकर हॉल में आए। उसे ऐसे लगेज लेकर आता देख आरवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, कहाँ जा रही हो इतना बड़ा बैग लेकर? इनरा उसके पास चली आई और बोली, वो फोन आया था, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पास जा रही हूँ। उसकी बात सुन आरवी ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे कर बोला, मुझसे इजाजत ली तुमने जाने की? इनरा कुछ भी नहीं बोल पाई और आरवी ने आगे कहा,
बिना मेरी परमिशन के इतना बड़ा लगेज लेकर तुम अपनी मॉम के घर जा रही थी? रियली? इनरा को डर लग रहा था। वो 2 पल ऐसे ही आरवी को देखती रही और फिर बोली, वो माँ का अचानक फोन आ गया। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा जाते हुए तुम्हें बता दूंगी, और अगर मुझे देर हुई तो हो सकता है वो नाना जी को कॉल कर दे। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं नाना जी के साथ नहीं रहती तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। वो बोल ही रही थी और आरवी ने बीच में कहा, तुमने सोचा कि बिना आरवी से पूछे, उसे बताएं, निकल जाती हूँ। वो क्या ही कहेगा, बस मान जाएगा है ना? निकलो यहाँ से, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। इनरा जानती थी आरवी ने ये गुस्से में कहा है। वह हर बार ऐसे ही बोलता था और उसे अभी चुपचाप यहाँ से चले जाना ही सही लगा। उसने अपना सर झुका लिया और अपना ट्रॉली बैग उठाया और उसे घसीटते हुए वहां से सामने दरवाजे की तरफ ले जाकर रखा। और फिर एक बार मुड़कर आरवी की तरफ देखते हुए बोली, ख्याल रखना, मैं आ जाऊंगी वापस। आरवी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने 2 कदम लिए ही होंगे कि आरवी ने कहा, कब वापस आओगी? डिलीवरी के बाद? जैसे ही इनरा ने ये सुना उसकी कदम जगह पर जंग से गए। वो हिल तक नहीं पाई और शरीर डर के मारे पूरा अकड़ गया। आरवी को कैसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है? उसने तो ये चीज उससे छुपाई हुई थी। डॉक्टर को भी उसने ये बताने से मना किया था। वो जानती थी आरवी को बच्चा नहीं चाहिए और अगर उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसने उसे बताया ही नहीं था। तो फिर ये कैसे हो सकता है? उसने डर के मारे धीरे से मुश्किल से हिम्मत करके अपनी गर्दन मोड़कर पीछे देखो तो आरवी भी अपनी जगह पर बैठा अपने लैपटॉप में देख रहा था। इनरा के सांसें ही मानो अटक गई। उसने डर का सूखा घूंट भरा और इस बार आरवी ने धीरे से अपनी आई रोल करते हुए उसकी तरफ देखा। इनरा को डर से कांपता देख उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखते हुए बोला, सच में लगा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना दोगी और मैं बन भी जाऊंगा। हाउ इनोसेंट योर माइंड इज। यहाँ दूसरी तरफ जसवंत भवन में तिमिर जा चुका था और जसवंत सा अपने कमरे में थे। ओज हाल में ही बैठी थी क्योंकि उसे कमरे में नहीं जाना था। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जान ही ना बची हो। उसने दवाई ले ली थी पर फिर भी कोई असर नहीं था और अब तो चेहरे पर उसका दर्द दिख रहा था। वो ऐसे ही बैठी थी और जसवंत सा कमरे से बाहर आए। उन्होंने उसके चेहरे पर तकलीफ देखी तो वो एकदम से बोले, रे छोरी, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों बैठी है तू? सब ठीक है ना? ओज ने एकदम से उनकी तरफ देखा और खड़ी होते हुए बोली, कुछ नहीं दादाजी, वो बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। और वो भी बोल ही रही थी कि जसवंत सा ने कहा, रे तो अस्पताल चली जा, डॉक्टर को दिखा दे। वैसे तो घर पर बुला लेते हैं हम, पर अभी कैंप लगा है ना, तो वो घर पर आ नहीं सकते। तू एक काम कर, ड्राइवर को लेकर जा और दिखा दे। ओज ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वो बोले, अरे तिमी की फिक्र ना कर, वो देर से आएगा और आएगा तो हम बता देंगे उसे कि तू हॉस्पिटल गई है। और भला इलाज के लिए भी इंसान किसी से डरेगा क्या? जा, ड्राइवर तुझे अस्पताल ले जाएगा, जल्दी घर आ जाना, ठीक है? वैसे तो ओस को डर लग रहा था कि अगर तिमिर को पता चला कि वो उसकी मर्जी के बिना जा रही है तो पता नहीं क्या होगा। पर फिर उसने ये सोचकर हाँ भर दी कि उसको यहाँ पर बैठकर पता नहीं कब तक दर्द झेलना पड़ेगा और ये दर्द उसके शरीर से और बर्दाश्त से, दोनों से बाहर होता जा रहा था। ओज ने बस हाँ में सिर हिला दिया और जसवंत सा ने एक ड्राइवर बुलाकर उसके साथ ओज को भेज दिया। जाते जाते ओज ने बस एक मैसेज तिमिर को छोड़ दिया कि वो हॉस्पिटल जा रही है। वो नहीं चाहती थी कि तिमिर को किसी भी बात का गुस्सा आए, क्योंकि वो देख चुकी थी जब भी तिमिर को गुस्सा आता था तो तिमिर का गुस्सा ओज पर ही उतरता था। वो ड्राइवर के साथ अस्पताल के लिए निकल गई। उसकी जाते ही जसवंत सा के चेहरे के भाव बदल गए। उनके चेहरे पर कुछ अजीब था, ना खुशी थी, ना गम था, ना गुस्सा था, ना वो शांत लग रहे थे। कहना मुश्किल था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। वो अब भी जाते हुए गाड़ी को देख रहे थे और उन्होंने अपना फोन निकाला। उन्होंने किसी को फोन किया और सामने से 2 रिंग में फोन उठा लिया गया और जसवंत सा बोले, हमने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे ध्यान न जाए। सामने वाले इंसान ने बस ठीक है कहा और फोन रख दिया और जसवंत सा अपना फोन जेब में रखते हुए कहा, इसे कहते हैं नहले पर दहला। एक इंसान तुमने हमसे हमारा छीना, एक इंसान हम तुमसे तुम्हारा छीनेंगे। दूसरी तरफ आर्ट गैलरी बेसमेंट में तिमिर उत्सव के सामने खड़ा था। उत्सव की हालत तो अभी ठीक नहीं लग रही थी पर पट्टी अट्टी की हुई थी। वो काफी कमजोर लग रहा था और तिमिर आराम से देखते हुए बोला, आज मैं बेहद खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने आज जसवंत श्री के एक और इंसान को उनके हाथ के नीचे से ऐसे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंका है।
पता है वो कौन है? वो उत्सव की तरफ देखकर बोला और उत्सव अभी से डरी नजर ने उसे देख रहा था। तिमिर ने एकदम से उसके कंधों पर हाथ रखा और बोला, तुम्हें पता है बाहर क्या क्या हो रहा है? टच 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 बेचारे तुम, किस लिए गए थे तुम बनारस? जसवंत श्री के किसी काले कारनामे को छुपाने? अरे महादेव की नगरी है, वो जरा शर्म कर लेते, पर कोई बात नहीं। मैं तो वहां तुम जैसे पापी को उठाने ही गया था और देखो तुम मेरे सामने हो। अब तुम्हारा क्या होगा? दो दो रेप केस लगा दे तुम पर कि तुमने चेकअप के नाम पर दो औरतों का रेप किया। तुम पर जाली डिग्री बनाकर लोगों को डॉक्टर बनाने का इल्जाम लगा दिया। और अब तुम पर यह इल्जाम भी है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। तुम्हें चारे का जो टेस्ट करना था, वो टेस्टिंग ठीक से की ही नहीं, और बेचारे पुलिस को लग रहा है कि तुम फरार हो। उन्हें क्या पता सारे कांड करने के बाद तुम उस इंसान के सामने हो तो तुम्हें सजा देगा, क्योंकि तुम्हारा कानून, कायदा, सजा, फैसला, फांसी सब मेरी होगी। तुम्हें मौत देनी है तो वो भी मैं दूंगा और जिंदगी देनी ही नहीं है तो वो भी मेरी ही है। तो तुम्हें उनके हवाले कैसे करूं? पर बदनामी तो बनती है ना? उनकी भी तो बहुत बदनामी हुई थी, याद है ना? तिमिर की आखिरी लाइन सुनकर जैसे उत्सव को कुछ याद आ गया हो। उसकी आंखों में पछतावा भी था और चेहरे पर दर्द। वो बता नहीं सकता था कि उसे कितनी तकलीफ हो रही थी, पर जुबान बंद हो चुकी थी। वो बोल ही नहीं पा रहा था, और तिमिर ने एकदम से अपनी गर्दन इधर उधर मोड़ी और अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, पर एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये जसवंत श्री इतने शांत क्यों है? अब तक उन्हें तुम्हें बचाने के लिए कई कारनामे कर देने चाहिए थे, पर वो तो अभी चुपचाप है। और वो इधर उधर घूमने लगा। उसने अपने सिर के पीछे गर्दन से थोड़ा ऊपर दो तीन बार हाथ मारते हुए कहा, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? और अचानक उसे कुछ याद आया। तिमिर ने अपना फोन निकाला अर्हित को कॉल करने के लिए, पर जब उसने फोन में देखा तो ओस का मैसेज आया हुआ था कि वो हॉस्पिटल जा रही है। उसके साथ सिर्फ ड्राइवर है और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। तिमिर ने उसके मैसेज को इग्नोर किया और अर्हित को कॉल लगाने लगा, पर एकदम से उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत अर्हित का कॉल कट किया और वापस ओस को कॉल लगाया, पर उसका कॉल लग नहीं रहा था। तिमिर ने दो तीन बार ट्राई किया और एकदम से वहां से निकलते हुए पीछे खड़े आदमी से बोला, इलाज करो इसका, जिंदा चाहिए पर मरी हुई हालात में। और वो वहां से निकल गया। तिमिर वहां से निकलते हुए भी लगातार ओस को कॉल लग रहा था, पर उसकी कॉल नहीं लग रही। वो जाकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठते ही ओज ने फोन उठा लिया। वो एकदम से बोला, कहाँ हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? कब से कॉल किए जा रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी? और सामने से ओस जो खुद भी गाड़ी में थी वो बोली, मेरा फोन बैग में था, मैंने अभी देखा। इतने सारे कॉल क्यों किए? सब ठीक है ना? तुम घर आ गए? रूही कहाँ है? तिमिर ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकलते हुए बोला, रूही घर पर है? मैं घर पर नहीं हूँ। तुम जहां पर हो वहीं पर रहो, गाड़ी से उतरना मत, ठीक है? मैं आ रहा हूँ अभी। उसने ये बोला ही था कि ओज ने कहा, अरे पर मैं रुकी क्यों रहूं? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तुम मुझे हॉस्पिटल में ही मिलो अगर तुम्हें आना है तो। मैं जा रही हूँ। ओज फोन रख दिया और खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, दिमाग खराब है, पता नहीं क्यों। 2 मिनट के लिए भी आजाद नहीं छोड़ता मुझे। अभी उसने ये कहा ही था कि एक जोरदार की टक्कर गाड़ी को लगी। इससे पहले कि ओस कुछ भी समझ पाती, गाड़ी एकदम से हवा में उछली और 2 बार पलटी खाकर सीधा जमीन पर आकर उल्टी गिरी। एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ था कि वहां खड़ी 2-4 गाड़ियों को और भी नुकसान हुआ। शायद वो जो ट्रक था उसके ब्रेक फेल हो चुके थे। ड्राइवर को भी चोट लग गई थी इस एक्सीडेंट में, और 2-3 गाड़ियों का एक्सीडेंट करके वो ट्रक जाकर पेड़ से टकरा गया और उस ट्रक में भी आग लग गई। ये एक्सीडेंट काफी बड़ा था। यहाँ दूसरी तरफ तिमिर अस्पताल के लिए निकल चुका था। वो बस कैसे भी करके ओस के पास पहुंच रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कुछ ना कुछ तो जसवंत सा ने जरूर किया होगा। अगर रोज बाहर गई है तो, वो भी अकेली, तो उसके ऊपर खतरा है, क्योंकि वो तिमिर की बीवी है। तिमिर ड्राइविंग कर रहा था। वो खुद से ही बोला, जसवंत श्री इस बार आप किसी को कुछ नहीं कर सकते, इस बार आप जीत नहीं सकते। उसे जोरदार का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मारा और जोर से चिल्लाया, पागल है ये लड़की, एक बार कॉल नहीं कर सकती थी निकालने से पहले? वो गाड़ी दौड़ाए जा रहा था कि अचानक उसने देखा सामने बहुत सारी गाड़ियां थी। काफी लंबा ट्रैफिक जाम था। तिमिर का दिमाग घूमने लगा। इतना लंबा ट्रैफिक जाम उदयपुर में उसने कभी नहीं देखा था। वो तुरंत गाड़ी से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा, और 2 मिनट के अंदर अंदर उसके पीछे भी कई सारी गाड़ी आके खड़ी हो गई थी। उसकी गाड़ी पूरी तरह गाड़ियों के बीच थी। तिमिर ने गाड़ी के ऊपर चढ़कर देखा तो दूर तक गाड़ियां खड़ी थी और आगे से धुआं ऊपर की ओर उठ रहा था। वो उस तरफ देखते हुए बोला, क्या हो रहा है? सब ठीक तो है ना?
और इतने में उसका फोन बजा। तिमिर ने एकदम से फोन निकालकर देखा तो अर्हित का कॉल था। उसने फोन उठा लिया और सामने से अर्हित की आवाज आई, तिमिर तुम कहाँ हो? तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? तिमिर ने वैसे ही कहा, मैं यहाँ ट्रैफिक में फंसा हूँ। तुम कहाँ हो? क्या हुआ? अर्हित ने शांत आवाज निकाल में कहा, जिस ट्रैफिक में तुम फंसे हो उस ट्रैफिक के आगे एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा, और मैं आगे हूँ। उसकी इतनी शांत आवाज सुन तिमिर 2 पल को रुका और बोला, 1 मिनट, तुम इतना धीरे क्यों बात कर रहे हो? किसका एक्सीडेंट हुआ? कौन है वहां? और अर्हित ने बेहद धीमी आवाज में कहा, ओस। उदयपुर। ओस का नाम सुनते ही तिमिर एकदम से बोल, क्या ओस? क्या हुआ है वहां? अर्हित जानता था तिमिर कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए उसने तुरंत कहा, तुम पहले जल्दी से यहाँ पर आओ बस। उसने फोन रख दिया और तिमिर परेशान था, उसे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। गुस्से से अब उसका सिर फट जा रहा था। वो गाड़ी के ऊपर खड़ा था, इतना सारा ट्रैफिक था, वो आगे कैसे जाता? और ओस का नाम लेकर अर्हित ने उसे और भड़का दिया था। तिमिर वही गाड़ियों के ऊपर से ही होते हुए आगे जाने लगा। नीचे लोग शोर मचा रहे थे क्योंकि वो उनकी गाड़ी पर कूद रहा था, पर तिमिर को कोई फर्क नहीं पड़ा था। कुछ देर बाद जब वो आगे आया तो वहां की हालत देखकर उसे थोड़ा बड़ा अजीब लगा, पर डर नहीं लग रहा था। ये कोई डर नहीं था। उसने अपने आसपास देखा तो 2-3 कार्स जो बहुत बुरी हालत में थी और ट्रक जल रहा था। पर जैसे ही उसकी नजर अपनी कार पर गई जो पूरी उल्टी पड़ी हुई थी, उसकी हालत बेहद खराब थी और कार के आसपास काफी खून भी था। वो खून देखते ही न जाने तिमिर को क्या हुआ। उसने एकदम से अपनी नजर चारों तरफ घुमाई और नजर अर्हित पर चली गई। वो तुरंत उसके पास जाते हुए बोल, क्या हुआ यहाँ? ओस कहाँ है? अर्हित ने गहरी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अभी अभी अस्पताल भेजा उसे, पाल बंद हो चुकी थी बट फिर भी भेजा है। मुझे नहीं पता वो जिंदा है या। अभी अर्हित बोल ही रहा था कि तिमिर में एकदम से उसका कॉलर पड़ते हुए कहा, जस्ट शट अप, तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना है मुझे, कौन से हॉस्पिटल भेजा है? अर्हित कुछ भी नहीं बोला, वो जानता था कि तिमिर इस वक्त किस हालत में था। उसने बस वो सारा नजारा देखते हुए कहा, सिटी हॉस्पिटल। तिमिर में तुरंत वहां से निकलते हुए किसी को कॉल लगाया और बोला, सामने मिलो, और वो वहां से चल दिया। कुछ ही देर में जब वहां से निकला तो एक कार उसके सामने खड़ी थी। वो जाकर उस कार में बैठा और अस्पताल के लिए निकल गया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था कि बस जो अर्हित ने कहा वो सच ना हो। वो गुस्से में था, परेशान था, क्या हो रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था। बट फिलहाल वो शांत तो बिल्कुल नहीं था। वो जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर हुआ रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ओस धनराज गिल? रिसेप्शन पर खड़ी उस लड़की ने कहा, वो एक्सीडेंट केस, ऑपरेशन थिएटर में है वो, उनका ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही तिमिर ने ये सुना उसे एक करार आया कि ओस जिंदा तो है। वो सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया, जहां की लाइट रेड थी, यानी कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा था। तिमिर वही इधर उधर चक्कर काटने लगा, क्योंकि जब तक डॉक्टर बाहर नहीं आ जाते हैं उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला था। करीब 3 घंटे तक लगातार वो वहीं पर इंतजार करता रहा, इधर उधर घूमता रहा। उसके दिमाग में कोई भी ख्याल नहीं था सिवाय ओस के। पता नहीं क्यों हमेशा उसे टॉर्चर करने वाला तिमिर आज उसके लिए परेशान हो रहा था। फिक्र हो रही थी कि बस वो ठीक हो। और 3 घंटे बाद जब ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और दरवाजा खुला, वो एकदम से दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर जैसे ही बाहर आए वो तुरंत बोला, ओस कैसी है? वो ठीक है, खतरे से बाहर है। अब क्या हुआ उसे? उसके इतने सारे सवाल सुनकर डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, आप उनके क्या लगते हैं? तिमिर ने जल्दी से कहा, आई एम हर हस्बैंड, वाइफ है वो मेरी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और एक नर्स की तरफ देखते हुए बोला, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दो। और फिर तिमिर की तरफ देखते हुए बोला, आप चलिए मेरे साथ, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तिमिर अब भी ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे बस एक बार ओस को देखना था कि वो किस हालत में है। जैसे ही ओस को बाहर लाया गया, तिमिर के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसकी नजरें बस ओस पर ठहर गई। सर पर, हाथ पर, हर जगह पट्टी लगी हुई थी और उनसे भी खून हल्का हल्का दिख रहा था। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुआ था और पूरे शरीर पर खरोंचें आई हुई थी, जिससे उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ लग रहा था। कहना मुश्किल नहीं था कि वो सच में मौत के मुंह से बाहर आई थी, पर अब भी उसकी कंडीशन क्या थी ये डॉक्टर बताने वाले थे। उसे देखकर तिमिर जैसे ही उसे छूने को हुआ कि डॉक्टर ने कहा, प्लीज उन्हें छुए मत। तिमिर ने हाथ वापस खींच लिया और डॉक्टर के साथ वहां से चला गया और ओस को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ डॉक्टर के केबिन में तिमिर डॉक्टर के सामने आकर बैठा और बोला, क्या हुआ डॉक्टर? वो ठीक है ना? वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला,
देखिए उनकी हालत बहुत खराब है, उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई है और जितनी चोट बाहर नहीं आई है उतनी ही चोट अंदर आई है। उन्हें 72 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। 3 दिनों तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, हो सकता है इन 3 दिनों में उनकी डेथ भी हो जाए। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा तिमिर एकदम से टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा डॉक्टर। इलाज करने को कहा है, फैसला सुनाने को नहीं। तुम होते कौन हो तुम करने वाले की वो रहेगी या नहीं? उसकी बात सुन डॉक्टर ने उसे शांत कराते हुए कहा, देखिए मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं कह रहा हूं उनकी हालत बहुत खराब है और बचना मुश्किल है, फिर भी उम्मीद पर जिंदा है। और उसके अलावा जो और बात आपको बतानी है वो ये कि अब शायद वो कभी मां ना बन पाए। जैसे ही तिमिर ने ये सुना वो एक पल के लिए समझे में ही चला गया, जैसे उसे सदमा लगा। और डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा ना उनके शरीर के अंदर भी काफी चोटें आई है, उनकी यूटस की हालत बहुत खराब है, वो शायद बच्चे का वेट भी ना झेल पाए अब। और इस हिसाब से देखा जाए तो उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 98% चांसेस खत्म हो चुके हैं। सिर्फ 2% चांसेस है कि वो जिंदगी में कभी मां बन सकती है। और फिलहाल मैं कहूंगा कि आप अवॉइड करें। अगर वो बच जाती है तो कम से कम 5 सालों तक वो मां नहीं बन सकती और इसके आगे भी बहुत कम या रेयर चांसेस हैं कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? उनकी बात सुन तिमिर को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने बस हाँ में सिर हिलाया और उठकर कैबिन से बाहर चला गया। उसके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। एक तो आज की हालत खराब थी, 72 घंटे तक उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था जिसमें वो जिंदा बच भी सकती थी और नहीं भी। और दूसरा झटका था कि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। जब ओस को ये बात पता चलेगा तब क्या होगा? वो आईसीयू के बाहर उस वार्ड में आया जहां ओस को शिफ्ट किया गया था। वो डोर पर बने उस कांच से अंदर देख सकता था। ओस शायद होश में नहीं थी। उसके आसपास कई सारी मशीन लगी हुई थी जिस पर वो फिलहाल जिंदा थी। चेहरे पर मास्क था, चोटों के निशान, हाथ पर आईवी और कई सारी ड्रिप लगी हुई थी। तिमिर उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। उसे सच में लगा नहीं था कि ये हो जाएगा, बट ये हो चुका था। उसने अपनी वजह से ओस को खतरे में डाल दिया था और वो सच में खतरे में थी। अचानक तिमिर की आंखों में गुस्सा भर गया। न जाने उसने क्या सोचा था और तभी वहां पर किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तिमिर ने पलट कर देखा तो उसके सामने जसवंत सा खड़े थे। वो फिक्र जताते हुए बोले, ये सब कैसे हो गया? वो तो हॉस्पिटल जाने के लिए निकली थी और बेचारी बच्ची कैसी है अब? खतरे से बाहर है ना? वो फिक्र जाता रहे थे और तिमिर में एकदम से उनकी कॉलर पड़ते हुए चिल्लाकर कहा, मिस्टर जसवंत धनराज गिल, एक बार आप मेरा परिवार बर्बाद कर चुके हैं, पर अब और नहीं। अगर ओस को कुछ भी हुआ तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। मुझे जितने भी बदले लेने हो, मगर सारे बदले लूं ना लूं, पर मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बार आपने मुझसे मेरी मां छीन कर मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया, अब आप मुझसे मेरी बीवी नहीं छीन सकते। और ये जो आपने ओस के साथ किया है ना, उसे निशाना बनाकर, इसकी सजा आपको मिलेगी और ऐसी मिलेगी कि जिस हालत में आज ओस है उससे भी बुरी हालत होगी आपकी। पर फिर भी मरेगी नहीं आप, जिंदा तड़पता देखूंगा मैं आपको। सुकून देगी वो चीज मुझे, क्योंकि जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसकी सजा यही होगी कि जीते जी तड़पे आप, मौत के लिए भीख मांगे, पर मैं आपको मौत भी ना दूं। तिमिर की बातें सुनकर जसवंत सा ने उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, जब खेल बर्दाश्त ना हो तो खेलना नहीं चाहिए। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ये सब किया है? मैंने उसे बस अस्पताल भेजा था। मुझे क्या पता था कि उसके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा? मैंने सोचकर नहीं रखा था। हर बार मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। और तुम्हारा परिवार मैंने बर्बाद नहीं किया। तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई ये तुम ही जानते हो। उन्होंने ये कहा ही था कि तिमिर एक बार फिर चिल्लाकर बोला, उनकी मौत कैसे हुई थी ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। वो जितनी जोर से चलाया था, वहां पर आसपास जितने भी लोग थे सब उनकी तरफ देख रहे थे और अपनी खा जाने वाली नजरों से जसवंत को देख रहा था। तिमिर की आंखों में जैसे खून उतर आया था, उसकी नसें उधर आई थी और शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उसकी इतनी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर एक नर्स उनके पास आते हुए बोली, सर प्लीज ये हॉस्पिटल है, पेशेंट्स को दिक्कत होती है, धीरे बोलिए। बट वो नर्स भी तिमिर को ऐसे देखकर डर रही थी। वो उससे थोड़ी दूर ही खड़ी थी, पर तिमिर ने बिना उसे पर कोई ध्यान दिए जसवंत सा को वैसे ही घूरते हुए कहा, चले जाइए यहाँ से, वरना अभी तो सिर्फ शोर हो रहा है। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो एक मर्डर भी हो जाएगा। जसवंत सा को पता था कि तिमिर बौखलाया हुआ है और वो यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते थे। वो वहां से जाते हुए मन ही मन बोले, एक मोहरा खत्म हुआ, अब एक और की बारी। वो उसे वार्ड से निकले और एक डॉक्टर के केबिन में चले गए।
उदयपुर सिटी हॉस्पिटल जसवंत सा तिमिर के पास से निकलकर सीधे डॉक्टर के राघव के केबिन में आए थे। वो इस वक्त उस डॉक्टर के सामने बैठे थे और उस पर चिल्ला रहे थे, दिमाग खराब है तुम्हारा, हमने तुमसे कहा था कि वो ऑपरेशन तुम ही करोगे और तुमने किसी और को ऑपरेशन करने दिया। कैसे, पैसे नहीं मिले तुम्हें? उनकी बात सुन वो डॉक्टर डरते हुए पर शांत लहजे में बोला, देखिए हुकुम सा हमारी कोई गलती नहीं है। जब एक्सीडेंट पेशेंट आते हैं तो जिस डॉक्टर का हाथ लगता है वो ऑपरेशन में लग जाते हैं। और आपकी बहू की हालत इतनी खराब थी कि अगर वो मेरे लिए रुकते तो आपकी बहू मर सकती थी। उस वक्त मैं दूसरे ऑपरेशन में था, क्योंकि आपने जो एक्सीडेंट करवाया है उसमें न सिर्फ आपकी बहू पर कई लोग घायल हुए थे, आपकी बहू वहीं पर सांस छोड़ चुकी थी। वो तो पता नहीं कैसे चमत्कार समझे कि वो जिंदा है। उससे पहले यहाँ पर बहुत से पेशेंट लाए गए थे और मैं उनके ऑपरेशन में लग गया था, इसीलिए दूसरे डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया है। जसवंत सा को इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था। वो लगभग उस पर चिल्लाते हुए बोले, मुझे एक्सक्यूज देने की कोशिश मत करो, तुम्हें पैसे दिए थे, मुंह बोली कीमत दी थी, तुमने जितने मांगे थे उससे कई ज्यादा पैसे दिए थे ताकि तुम अपना काम सही तरीके से करो, पर तुम नहीं कर पाए और अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तिमिर के हाथ तुम लगो ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे ही डॉक्टर ने ये सुना वो एकदम से भड़क उठा। क्या मतलब था कि सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ? वो हैरानी से जसवंत सा को देखने लगा और जसवंत सा बोले, अगर खाने में कंकर निकल आता है तो लोग उसे निकालकर बाहर फेंक देते हैं, और तुम हमारे मकसद में वो कंकर हो जिसका कोई काम नहीं रहा, इसलिए तुम्हें भी इस मकसद से निकालकर फेंकना ही पड़ेगा। हमने तुमसे कहा था कि तुम ओस का ऑपरेशन करोगे और उसका यूट्रस निकाल लोगे, पर तुमने क्या किया? होप छोड़ दी कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, और ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। हमने सोचा था कि ओस कभी मां ही नहीं बन पाएगी, तो ना चाहते हुए भी तिमिर को हम अपने बिजनेस में खदेड़ ही देंगे, ये कहकर कि जिस मकसद से उसने शादी की है वो मकसद पूरा ही नहीं हो सकता। ओस कभी मां ही नहीं बन सकती, और जब हमारा मन होगा तो हम ओस को निकाल सकेंगे उसकी जिंदगी से और किसी और को ले आएंगे, पर सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा सारा मकसद उल्टा पड़ गया। वो जिंदा भी बच गई और उसका यूट्रस भी उसके शरीर में है, वो कभी भी मां बन सकती है। जसवंत सा की बातें सुनकर डॉक्टर भी हैरान था। उससे कहा गया था कि एक एक्सीडेंट के बाद ओस को यहाँ पर लाया जाएगा और उसका यूट्रस निकलना है, उन्हें बस इतना ही पता था। पर जसवंत सा का इस चीज के पीछे इतना बड़ा मकसद सुनकर उसके होश उड़ चुके थे। वो हैरान सा सामने देख रहा था और जसवंत सा अपनी जगह से उठाते हुए बोले, ख्याल रखना, जो धोखा तुमने हमें दिया है उसकी डबल भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। और वो वहां से चले गए। इधर डॉक्टर हैरान परेशान सा उन्हें देख रहा था। उसने तुरंत उनके जाते ही अपने केबिन का लॉक लगा दिया और जाकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया और वहां लगे कैमरा में अपने लैपटॉप में उसे कैमरा की फुटेज देखने लगा, जिसमें जसवंत सा की कही हुई बातें भी रिकॉर्ड हुई थी। शायद वहां माइक भी था, ये जसवंत सा को पता नहीं था। वो एकदम से बोला, मुझे इस इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इतना बड़ा मकसद है तो ये मुझे भी मार सकता है। मुझे ये क्लिप सबूत के तौर पर रखनी होगी ताकि जब मुझ पर बात आए तो मैं बता सकूं कि इस इंसान ने ये सब किया है और इसके कितने गलत और बड़े इरादे हैं। उन्होंने ये कहते हुए एक पेन ड्राइव ली और सारी फुटेज पेन ड्राइव में लेकर वो पेन ड्राइव लेकर केबिन से निकल गया। दूसरी तरफ तिमिर ओस के वार्ड के बाहर खड़ा था। वो अब भी उसी शीशे से अंदर लेटी ओस को देख रहा था। मशीनों से गिरा उसका शरीर और पट्टियों से गिरा था। देख पाना मुश्किल था कि ये ओस ही है। चोटें होने की वजह से उसके चेहरे पर कई जगह सूजन भी आ चुकी थी। पहचान पाना बेहद मुश्किल था। तिमिर खामोशी से उसे देख रहा था और अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपना फोन निकाला और अर्हित को फोन करते हुए बोला, रूही को लेकर मेरे पास आ जाओ और पता लगाओ कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। मुझे ये रिपोर्ट तुरंत चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। सामने से अर्हित ने बस ओके कहा और फोन रख दिया। उसे पता नहीं था कि ओस जिंदा है या मर गई है, पर यह था कि अभी तिमिर किस हालत में होगा उसे पता था। और जैसा कि तिमिर ने कहा, अर्हित हवेली गया और वहां से रूही को अपने साथ लेकर वो अस्पताल के लिए निकल गया। जब वो रूही को लेकर हॉस्पिटल आया तो रूही परेशान थी, क्योंकि वो अर्हित को नहीं जानती थी। और जैसे ही सामने तिमिर को देखा वो एकदम से भागकर उसके पास जाते हुए बोली, मीर भैया। तिमिर ने उसे देखते ही गोद में उठा लिया और रूही उसके गले में अपने हाथ डालते हुए बोली, मीर भैया ओजी कहाँ है? और ये भैया कौन है? ये मुझे बोलकर ले आए कि ये मुझे आपके पास ला रहे हैं। अब तिमिर छोटी सी रूही को क्या बताता कि उसकी बहन कहाँ पर है और किस हालत में है। वो 2 पल चुप रहा और फिर उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, आपकी ओजी एकदम ठीक है,
वो एक एग्जाम के लिए गई है और कुछ दिनों तक वही रहेगी और आपको मेरे पास छोड़कर गई है ताकि आप उन्हें डिस्टर्ब ना करो, पर मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप रहोगे ना मेरे पास? रूही जो ज्यादा सोच नहीं सकती थी, उसे नहीं पता था कि तिमिर उससे झूठ बोल रहा है, पर एक था कि उसे अकेला छोड़कर कैसे चली गई ओज। फिर भी उसने कहा, ठीक है, और उसने तिमिर को गले लगा लिया। तिमिर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन कहा, जब तक रोज ठीक नहीं हो जाती मुझे रूही से ये छुपाना पड़ेगा। शायद वो ओस को इस हालत में देख ना पाए, पर वादा है मेरा तुमसे, ओस को इस हालत में पहुंचने का नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। तिमिर ने रूही को अपने गोद से नीचे उतरा और बोला, वो यहाँ मैं किसी से मिलने आया था तो तुम्हें भी यहीं बुला लिया, चलो तुम मेरे साथ। और अर्हित की तरह देखकर बोला, अर्हित यही रुकना और जो मैंने कहा था वो किया? अर्हित ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर तिमिर की तरफ बढ़ते हुए बोला, रूही के पास जाने से पहले मैंने उस रोड की सारी फुटेज ले ली थी। उस शकल पर वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, शायद तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। तिमिर ने उसके हाथ से वो पेन ड्राइव ले ली और रूही को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। उसे जाते देखा अर्हित ने पीछे से उसे बुलाते हुए कहा, तिमिर अब कहाँ जा रहे हो? तिमिर ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, वहां जहां मेरा घर है। अर्हित 2 पल रुका और बोला, तुम अपने घर वापस जा रहे हो? हवेली नहीं गए तो जसवंत सा? अभी वो बोल ही रहा था कि तिमिर ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब पड़ेगा भी नहीं, इनफैक्ट अब जो भी होगा वो मैं करूंगा। वो इतना बोल रूही को लेकर वहां से चला गया, पर जैसे ही पलटा अचानक किसी से टकरा गया। तिमिर ने सिर उठाकर देखा तो वो डॉक्टर राघव थे, और वो डॉक्टर तिमिर को अपने सामने देखकर 2 पल के लिए घबराए। उनके हाथ में भी शायद एक पेन ड्राइव थी जो नीचे गिर गई थी, और तिमिर के भी। उन्होंने जल्दी से पेन ड्राइव उठाई और वहां से चले गए। तिमिर को ये अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने भी पेन ड्राइव उठाई और रूही को लेकर वहां से चला गया। वो यहाँ पर अर्हित को छोड़कर गया था, ओस के पास। अर्हित ने जब वार्ड के अंदर देखा तो वो बेहद बुरी हालत में थी। उसे पता तो नहीं था कि ओस की कंडीशन क्या है, पर देखकर समझ में आ रहा था कि वो मरने की हालत में है। बचने के चांसेस तो ना के बराबर ही लग रहे थे, क्योंकि मशीन उसकी पल्स रेट सब कुछ बता रही थी। यहाँ दूसरी तरफ करीब 10-15 मिनट के सफर के बाद तिमिर रूही को एक घर के पास ले आया था। ये घर बड़ा प्यारा था, काफी आलीशान और खूबसूरत था। लाल और काले रंग का ये घर, जिसमें दीवारों से ज्यादा शीशे लगे हुए थे, काफी बड़े बड़े, जिसे अंदर और बाहर दोनों तरफ का नजारा देखा जा सकता था। रूही उस घर को देखकर खुश हो गई, क्योंकि ये घर काफी बड़ा था और आलीशान था। हवेली जैसा नहीं था, बट ये बंगलो था, एक विला, और बंगलो के बाहर लिखा था तनुषा विला। तिमिर रूही को लेकर घर के अंदर आया तो एक औरत आते हुए उसके पास आकर बोली, तिमिर बाबा आप। वो कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही तिमिर ने कहा, कमरों की साफ सफाई की है? उस औरत ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। तिमिर ने आगे कुछ भी नहीं बोला और रूही को लेकर आगे बढ़ गया। रूही चारों तरफ नजर घुमा घुमा कर सब कुछ देख रही थी। ये घर काफी खूबसूरत था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी सपनों की दुनिया जैसा। पर बच्ची रूही, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये घर प्यार नहीं डरावना था। लाल रंग का घर, जिसके अंदर का थीम रेड एंड गोल्डन था, जो एक रॉयल लुक दे रहा था। पर यहाँ चीज काफी अजीबोगरीब थी। काफी महंगा था सब कुछ, पर फिर भी कुछ अजीब था। शायद तिमिर की पसंद ही ऐसी थी, क्योंकि वो एक पेंटर था, या फिर उसे सच में खून, लाल रंग, काला रंग, यही सारी चीज पसंद थी। वो रूही को एक कमरे के अंदर छोड़ते हुए बोला, ये कमरा तुम्हारा है, तुम यहीं रहोगी, और इसके पास वाला कमरा मेरा है। ओस जब आ जाएगी तो वो वहीं पर रहेगी, ठीक है? रूही ने हाँ में सिर हिलाया तो तिमिर उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, तुम डरोगी तो नहीं ना? रूही ने एकदम से ना में सिर हिलाया तो तिमिर मुस्कुरा दिया और बोला, नीचे जो आंटी मिली थी ना, उनका नाम धर्म है। तुम उनके पास रह सकती हो, वो तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगी। तुम जो बोलोगी वो बनाकर भी दे देंगी, और तुम्हारा ख्याल भी रखेंगी। जब मैं ना रहूं तो तुम उन्हीं के पास रहना, ठीक है? रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। वो भले ही 7 साल की थी, पर काफी समझदार थी, या शायद ओस के साथ रहने का नतीजा था, या फिर शायद उसने कुछ ऐसा सहा था जो उस उम्र में उसे नहीं सहना चाहिए था। पता नहीं। तिमिर ने उसे वहीं पर छोड़ा और सुला दिया और खुद दूसरे कमरे में आ गया। ये कमरा उसका था, उसका खुद का। इस कमरे का थीम भी वैसा ही था, रेड एंड ब्लैक, और जैसा जसवंत भवन में पाइप लगाई हुई थी और जंजीरें बंधी हुई थी, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी था। पर यह किस काम का था वो समझना मुश्किल था। वो जाकर सोफा पर बैठा और वहां साइड में रखा अपना लैपटॉप ऑन किया, जिसमें अभी भी थोड़ी बैटरी थी।
वो कब यहाँ आया था उसे याद ही नहीं था, क्योंकि पिछले 5 महीनों से वो जसवंत भवन में ही था। तिमिर लोटपोट से पेन ड्राइव जोड़कर वो फुटेज देखने लगा, बट जो फुटेज उसने देखी उसे देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। गुस्सा इतना कि अभी किसी का मर्डर कर दे। सकी आंखें लाल हो चुकी थी और नशे उभर आए थी। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ पलों बाद तिमिर ने अपनी आंखें खोली और अपने जबड़े कसते हुए बोला, मिस्टर जसवंत धनराज गिल, कहते हैं जिसे कोई नहीं पहुंचता उसे उसकी औलाद पहुंचती है। बहुत गर्व है ना तुम्हें मुझ पर कि मैं जितना भी जिद्दी हूँ, तुम्हारा ही खून हूं, तो आज दिखाता हूं मैं कि मेरी जिद क्या है और मेरे अंदर खून किसका है। और उस पेन ड्राइव को लेकर वो वहां से चला गया। यहाँ दूसरी तरफ वो डॉक्टर जो कि डिन के पास आया था, उसने डिन को वही सारी बातें बताई जो जसवंत सा कहकर गए थे, और डिन ने उसकी बातें सुनकर उसे समझाते हुए कहा, देखो रिग्वो, ये सब गलत है। वो बहुत बड़ा इंसान है, हम उसे नहीं रोक सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस चीज को यहीं पर दबा दो, हमारे पास कोई सबूत नहीं उसके खिलाफ। जैसे ही उन्होंने ये कहा वो डॉक्टर तुरंत बोला, सबूत है मेरे पास सर, पेन ड्राइव है, मेरे केबिन में लगे कैमराज और माइक में वो सब रिकॉर्ड हुआ है जो जसवंत सा बोलकर गए हैं। आप देखिए एक बार। उसने वो पेन ड्राइव डिन की तरफ बढ़ा दी। डिन ने उस पेन ड्राइव को 2 पल देखा और फिर अपने सामने रखे लैपटॉप में लगाकर उस फुटेज को देखने लगा। कुछ पलों तक वो फुटेज को देखते रहे और फिर डॉक्टर की तरफ देखकर बोले, अच्छा मजाक है डॉक्टर, पर अगर ये काम तुमने जसवंत धनराज गिल के सामने किया तो वो तुम्हें खड़े खड़े मौत के घाट उतार देगा। डॉक्टर को उसकी बात समझ में नहीं आई। वो असमंजस में डिन को देखने लगे और डिन उसकी तरफ लैपटॉप की स्क्रीन करते हुए बोले, ये सबूत है तुम्हारे पास? क्या है इसमें? क्या कहा है इसमें जसवंत सा ने, बताओ मुझे। और डॉक्टर उसे फुटेज को देखकर हैरान रह गए। ये उसे एक्सीडेंट की फुटेज थी, उस सकल की जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर हैरान था, भला ये कहां से आ गया उसके पास? उन्होंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं, ये तो दूसरी थी ना। बट अचानक ही उस डॉक्टर को लाइट हुई। उसे याद आया कि वो तिमिर धनराज गिल से टकराया था और उसके पास भी पेन ड्राइव थी। जैसे ही डॉक्टर को ये याद आया उसने एकदम से अपने सिर पर हाथ रख लिया और वही एक चेयर पर पड़ते हुए बोला, सब खत्म हो गया। तिमिर धनराज गिल के पास पहुंच गई है वो पेन ड्राइव। अगर उसे पता चल गया कि मैं और जसवंत सा का साथ दे रहा था इस मकसद में, तो पता नहीं वो क्या करेगा। उदयपुर सिटी हॉस्पिटल, रात का वक्त हो चुका था और इस वक्त अस्पताल में ज्यादा भीड़ नहीं थी। नाइट शिफ्ट वाले डॉक्टर और कुछ लोग थे जिन्हें यहां एडमिट किया हुआ था, और कुछ पेशेंट जो आईसीयू में थे। ज्यादा लोग न होने की वजह से अस्पताल में काफी सन्नाटा सा लग रहा था और इस वक्त राघव अपने घर के लिए निकल रहा था। वो काफी डरा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि देर रात को जब सब निकल जाए तब वो जाए, क्योंकि वो तिमिर के हाथ नहीं लगना चाहता था। वो अस्पताल से निकलकर सीधा पार्किंग में आया। यहाँ पर हॉस्पिटल से भी ज्यादा सन्नाटा था, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस। उसने जाकर अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया कि इतने में सामने खड़ी दूसरी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो गई। राघव ने तुरंत सामने देखा तो आंखें हैरानी के मारे फैल गई, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पर तिमिर बैठा था जो सिर्फ राघव को घूर रहा था। उसके वो किलर एक्सप्रेशंस देखकर राघव का शरीर डर से कांपने लगा। उसे लग रहा था जैसे बिना कुछ किए ही उसकी जान निकल जाएगी। उसने एकदम से गाड़ी का डोर बंद किया और वहां से दूसरी दिशा में भागा, पर तिमिर उसके पीछे भागा ही नहीं। वो आराम से अपनी कार में राघव को देख रहा था। राघव भागते हुए जाकर ऑपरेशन थिएटर में आकर छुप गया। उसे लग रहा था अगर वो केबिन में गया या कहीं और गया तो वो नहीं बच पाएगा, तिमिर उसे कहीं पर भी ढूंढ ही लेगा। इसलिए वो जाकर ओटी के अंदर छुप गया। वो कोने में बैठा डरकर इधर उधर देख रहा था कि तिमिर कहीं आ ना जाए, और उसे क्या पता था उसकी मौत तो उसके सामने थी, जिसे बुलावा उसने खुद दिया था। राघव डरकर अपने आप में भींचे जा रहा था और इतने में ओरती का दरवाजा खुलने की आवाज आई। राघव खुद में और ज्यादा सिमटते जा रहा था। उसे पता था तिमिर कैसा है और कहीं ना कहीं जसवंत सा ने उसे बता भी दिया था कि तिमिर कैसा है। वो डरकर बस अपने आप में छुपे जा रहा था। इतने में किसी की सीटी बजाने की आवाज आने लगी। ये पल सच में राघव के लिए बेहद डरावना था। वो ऊपर देखना ही नहीं चाहता था और किसी की आवाज आई, हेलो डॉक्टर। ये किलर टोन। राघव ने डरकर धीरे से नजर उठाकर देखा तो सामने तिमिर खड़ा था, जिसके चेहरे पर वो स्माइल बता रही थी कि वो जरूर कुछ सोच कर आया है। राघव ने जल्दी से अपने हाथ जोड़ लिए और वैसे ही डरते हुए बोला, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वो सब जसवंत सा के कहने सोचा था बस। मैंने कुछ नहीं किया। उसका ऑपरेशन मैंने किया ही नहीं। वो माँ बन सकती है। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे कुछ मत करना प्लीज।
वो गिड़गिड़ा रहा था पर तिमिर को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आराम से उसे देख रहा था और उसके करीब आकर रुका। उसके बढ़ते कदम राघव के लिए और ज्यादा खौफ पैदा कर रहे थे और तिमिर जाकर उस ओटी के बेड के पास रुका। उसने देखा वहां पर ऑपरेशन टूल्स रखे थे। तिमिर ने उसके अंदर से ही एक चाकू नुमा टूल उठाया और बोला, ये किस काम आता है डॉक्टर? पर राघव कुछ भी नहीं बोल रहा था। और तिमिर ने कहा, ऑपरेशंस करने का बहुत शौक है ना तुझे डॉक्टर? कैसा हो अगर तेरा ऑपरेशन आज मैं करूं? वो क्यों जो तू उसके साथ करने वाला था? राघव डर कर तिमिर के हाथ में पके उस चाकू को देख रहा था। उसने डर कर नामे सिर हिलाया और एकदम से खड़ा हुआ। वो तिमिर को धक्का देकर भागने को हुआ कि तिमिर ने एकदम से पीछे से उसका कॉलर पकड़कर उसे वापस खींचा और बेड की तरफ धक्का देते हुए बोला, गलती करके भागने वालों को डबल सजा मिलती है मेरे कानून में। और अब तो राघव की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कुछ बोले। वो बेड पर लेट ही गया था और तिमिर उसके सामने खड़ा उस टूल को बड़ी ही शिद्दत से देख रहा था। वो उस टूल को देखते हुए ही बुदबुदाया, तुम सबने मिलके कराया उसका एक्सीडेंट, 4 हड्डियां फ्रैक्चर और 7 हड्डियां टूटी, 98% प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म हुए। उसका दर्द, तकलीफ जिसको बयां करने के लिए उसकी जुबान भी नहीं खुली। वो मर जाएगी या जिंदा रहेगी ये भी नहीं पता, और इतना सब करने के बाद तुझे लगता है तू मुझसे बच जाएगा? राघव ने नामे सिर हिलाया। उसे पछतावा हो रहा था पर पछतावे से ज्यादा नफरत हो रही थी जसवंत सा से कि उसने उनकी बात मानी ही क्यों। अभी तक तो उसने कुछ किया भी नहीं था और बस उनके साथ मकसद में जुड़कर उसे ये सब झेलना पड़ रहा था। अगर उसने सच में ओस के साथ वो कर दिया होता जो जसवंत था चाहते थे तो तिमिर क्या ही करता। वो डरी नजरों से तिमिर को देख रहा था और तिमिर ने एकदम से वो चाकू लेकर उसके सीने में घोंप दिया। राघव की एक पल के लिए सांस रुकी पर वो मरा नहीं था। वो दर्द से कराहा पर अब जुबान से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और चेहरे की तकलीफ बता रही थी कि उसे कितना दर्द हो रहा था। तिमिर ने वो चाकू निकाला और बोला, वो मरने की हालत में है। फिर वापस चाकू राघव के सीने में घोंप दिया। राघव एक बार फिर दर्द से चिल्लाया और तिमिर ने वापस चाकू को निकलते हुए कहा, पता नहीं वो बचेगी या नहीं बचेगी। उसने एक बार फिर से राघव के सीने में वो चाकू घोंप दिया और बार बार ऐसे ही निकालना और घोंपता रहा और बोलने लगा, जब तक वो पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं आ जाती तुझे तो ये दर्द झेलना ही पड़ेगा, राइट? आखिर तूने कहीं ना कहीं ये करने में उनका साथ जो दिया है। राघव दर्द सहते सहते बेहोश हो चुका था। तिमिर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अब भी अपना काम किए जा रहा था और अब राघव के सीने पर एक गड्ढा पड़ गया था जहां से खून रीसे जा रहा था। ये मंजर काफी खौफनाक और डरावना था। अगर कोई देख लेता तो डर के मारे वैसे ही मर जाता, पर तिमिर को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एकदम से वो चाकू उठाकर साइड में फेंक दिया और बोला, मारा नहीं है तू, बस एक जख्म ना भरने वाला दिया है। और तू तब तक नहीं मारोगे जब तक मेरी जेल बर्ड मेरे सामने खड़ी नहीं हो जाती। ये दर्द तू तब तक सहेगा जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता है कि वो ठीक है। वो उठकर वहां से चला गया। उसका हाथ खून से लथपथ था और राघव ऐसे ही दर्द में बेहोश पड़ा था। कोई भी उसके आसपास नहीं था, ना ही उसे ऑपरेशन थिएटर में। तिमिर वहां से निकालकर सीधा ओस के वार्ड के बाहर आया था। उसने अर्हित को भेज दिया था और अब ओस के पास वो खुद ही था। वो बस शांति से बाहर खड़ा ही उसे देख रहा था। उसके एक्सीडेंट को 12 घंटे से ऊपर हो गया था पर उसे होश नहीं आया था। डॉक्टर के दिए 72 घंटे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे पर ओज ने हिले तक का नाम नहीं दिया था। तिमिर बाहर खड़ा चुपचाप उसे देख रहा था और न जाने उसे क्या हुआ। वो अंदर चला आया और जाकर उसके बेड के पास बैठा। उसके हाथ अब भी खून से लटपट थे। उसने ओज का हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया और बस शांति से उसके चेहरे को देखने लगा। पता नहीं उसके दिलो दिमाग में क्या सवार था, पर उसे कुछ याद आ रहा था। कुछ यादें, वो यादें जो उसे हमेशा याद आती थी। किसी की मौत, किसी का जिंदा जलता शरीर, किसी की चीखें जो उसे हमेशा सुनाई देती थी। और वो ओस के चेहरे को देखते हुए बुदबुदाया, जो घाव पहले दिल पर लगे थे उन्हें फिर से हरा कर रही हो तुम, और ये सच में तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगा। जेल बर्ड, अपने लिए एक बार फिर मुसीबत मोल ली है तुमने। पता नहीं तिमिर के दिमाग में क्या चल रहा था और वो उसके पास वैसे ही चुपचाप बैठा था। कुछ देर बैठे रहने के बाद तिमिर खड़ा हुआ और वहां से चला गया। उसकी जाते ही ओज ने धीरे से आंखें खोली। हाँ, वो ठीक नहीं थी पर वो होश में थी। वो सब कुछ सुन पा रही थी पर शरीर हल नहीं रहा था और शरीर में एक अथाह दर्द था। शायद तिमिर को पता नहीं था कि ओज को होश आ चुका है, इसीलिए वो यहां से चला गया था। पर ओज जो अब तकलीफ में थी उसने अपनी आंखें एक बार फिर से बंद कर ली और मन ही मन बुदबुदाए, मौत मांगी तो वो भी नहीं दी आपने,
और अब ये किस हाल में लाकर छोड़ दिया है मुझे? ना जिंदा रखा है ना मारा है। ऐसी कौन सी गलती की सजा दी है आपने मुझे? और ओज ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। ये दर्द असहनीय था, पर फिर भी वो सह रही थी क्योंकि वो तिमिर को पता नहीं लगने देना चाहती थी कि वो होश में है। उसकी बातें सुनकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि इस चीज के लिए भी तिमिर उसे ही सजा देने वाला था, और वो और बर्दाश्त कर सके इतनी उसमें हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप लेटी रही और दर्द दर्द में उसे नींद भी आ गई। अगली सुबह तिमिर ओज के पास था। डॉक्टर ने जब उसे चेक किया तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने तिमिर की तरफ देखा और बोले, ये खतरे से बाहर है, पर अभी तक होश में क्यों नहीं आई? ये अजीब बात है। पल्स रेट भी नॉर्मल है। कब तक आ जाना चाहिए था? पर कोई बात नहीं, 72 घंटे का बोला था, पर इनमें काफी जल्दी सुधार आया है। ये अच्छा है। उन्होंने ओज को कुछ पेन किलर इंजेक्शंस और कुछ अलग इंजेक्शन दिए और तिमिर की तरफ देखकर बोला, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, शरीर में काफी नुकसान हुआ। इन्हें लगभग 3-4 महीने प्रॉपर बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं चलने की हालत में आ सकती है ये, अब समझ जाइए। वो ओज को देखने लगे। डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखकर तिमिर को दिए और बोले, ये आप मनवा दीजिएगा, इंजेक्शन देने पड़ेंगे। डॉक्टर की बात सुन तिमिर ने 2 पल रुक कर कहा, डॉक्टर क्या मैं ओज को घर ले जा सकता हूँ? उसकी बात सुन डॉक्टर हैरानी से बोलो, आप इन्हें घर ले जाने की बात कैसे कर सकते हैं? इनकी हालत तो देखिए। और आप? वो बोल ही रहा था और तिमिर ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इनफैक्ट नस भी आप ही अलाउ कर दीजिए और ओज को पूरा बेड रेस्ट और आराम मिलेगा। इस चीज की गारंटी मेरी है। डॉक्टर 2 पल चुप रहे और फिर गहरी सांस लेकर बोल, ठीक है, आप नर्स को हायर कर सकते हैं, और प्लीज ध्यान रखिएगा इनका, क्योंकि अभी भी इनकी हालत नाजुक है। मैं आता जाता रहूंगा चेक करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। आप कब जाना चाहते हैं? तिमिर ने एक नजर ओस की तरफ देखा और बोला, आज शाम तक ले जाऊंगा। डॉक्टर ने बस हाँ में सिर हिला दिया और ओस को अच्छे से चेक करके वहां से चले गए। उनके जाने के बाद तिमिर जाकर ओस के पास देखा बैठा और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, गजब करती हो, सजा देने का हक मेरा था और तुम मुझे सजा दिए चुपचाप बेड पर लेटी हो। मैं टॉर्चर किसे करूंगा? सजा किस दूंगा? अपना गुस्सा किस पर उतारूंगा? तिमिर चुपचाप से बैठा उसे देख रहा था और बोला, तुम्हें बता दूं कि रूही बिल्कुल ठीक है। उसे लग रहा है कि तुम्हें कोई एग्जाम देने गई हो और जल्दी वापस आओगी, इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ जिंदगी भर के लिए लेटी रहो भले, पर तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है। जल्दी करना और ध्यान रखना। जब भी तुम उठोगी तो मेरी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही नहीं पड़ेगी। बिना मुझे बताए हॉस्पिटल जाने की गलती थी तुमने, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और ये जो 4 महीने मेरे वेस्ट होंगे ना तुम्हारे पीछे, इसकी सजा अलग से मिलेगी। वो देर वहां बैठा रहा और फिर अचानक से उसका फैन बजा और वो बाहर चला गया। और उसके जाते ही ओज ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो बिना किसी भाव के दरवाजे की तरफ देख रही थी और मन ही मन बोली, कोई फायदा नहीं है मेरे मर जाने का। अगर मैं मर भी गई तो इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर रूही का क्या? मैं इस इंसान के पास रूही को अकेले नहीं छोड़ सकती। ओज ने एक गहरी सांस भरी और अपनी आंखें वापस बंद कर ली। उसे ये तो समझ में आ गया था कि उसके शरीर का काफी नुकसान हुआ है, पर वो कब तक ठीक होगी, अपने शरीर पर अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी, ये उसे भी अंदाजा नहीं था। यहाँ बाहर तिमिर से अर्जित से बात कर रहा था और वो उसे बोल रहा था, जिंदा रहना चाहिए, वो मेरी जेलबर्ड के सामने मारेगा, मुझे किसी भी हालत में वो जिंदा चाहिए। और उसकी बात सुन सामने अर्हित की आवाज आए, पर गलती तो तुम्हारे दादाजी की है ना, तो तुम उस इंसान को। अभी वो बोल ही रहा था कि तिमिर ने कहा, उनके लिए कुछ और सोचा है जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। बहुत घमंड है ना उन्हें मुझ पर। उनके इस घमंड को चकनाचूर ना किया तो मेरा नाम भी तिमिर धनराजगिल नहीं। और दूसरी बात, वो इंसान जिसे अपनी मौत से नहीं अपनी इज्जत से फर्क पड़ता है, मुझे उसकी मौत नहीं उसकी कतरा कतरा तड़प चाहिए, जिसके लिए उसका मरना नहीं उसका जीते जी मरना जरूरी है। उसकी बातें सुनकर अर्हित 2 पल खामोश रहा और बोला, वो सब तो ठीक है, पर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुमने कुछ सोचा है? उसकी बात सुनते ही तिमिर के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई और वो वैसे ही बोला, ऑफ कोर्स, बिजनेस ज्वाइन करूंगा उनका, यही तो सपना है ना उनका। अर्हित हैरान रह गया। उसे लगा था तिमिर गुस्से में हमला करेगा, उन्हें मारेगा, ये पता नहीं क्या क्या करेगा। पर यहाँ तो तिमिर उनका बिजनेस ज्वाइन करने की बात कर रहा था। वो बिजनेस जिसकी तरफ तिमिर ने कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसे नफरत थी उस बिजनेस से, उस अंपार से। उसने कभी भी उस अंपार में कदम नहीं रखा था।
वहां वो उस बिजनेस में पढ़ने की बात कर रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, पर डॉक्टर की हालत देखने के बाद उसे ये तो अंदाजा हो गया था कि जसवंत सा की हालत इससे भी बुरी होगी, क्योंकि डॉक्टर ने तो बस पैसे लिए थे पर ये सब करवाने वाले जसवंत सा थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।